चलिए दोस्तों, जानते हैं आज अपने लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरा पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु जनन, हिंदी में शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है। स्टार्ट कैसे होती है? जो हमारी लीडिंग सेल होती हैं वो टेस्टिकुलर हार्मोन दैट इज एंड्रोजन प्रोड्यूस करती हैं, और जो हमारी इंटरस्टिशियल सेल, इन्हीं को लीडिंग सेल कहा जाता है। और दूसरी सेल जो हमारी होती हैं सर्टोली सेल, सर्टोली सेल जो होती हैं वो स्पर्म, वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करती हैं। और ये दोनों जो एंड्रोजन और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन मिलके स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को इंड्यूस कर देती हैं। ठीक, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस स्टार्ट एट प्यूबर्टी, स्टार्ट एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी कंटिन्यू टिल डेथ, कंटिन्यू टिल डेथ, यानी कि जब तक मनुष्य जिंदा रहता है तब तक स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस चलती रहती है, यानी स्पर्म बनना जारी रहता है। जबकि फीमेल में जो हमारा oogenesis की प्रोसेस है वो जो है उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है हमारा प्यूबर्टी के ऊपर। लेकिन जो उसमें oogenesis की प्रोसेस होती है, ओवम बनना, वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हो चुका होता है। ठीक, जबकि यहाँ पे ये प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है और पूरा जीवन चलती रहती है। जबकि oogenesis की जो प्रोसेस होती है वो 45 से 40 ईयर के बाद में रुक जाता है। उस कंडीशन को मेनोपॉज कहा जाता है। ठीक, तो ये हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट प्यूबर्टी एंड कंटिन्यू टिल डेथ। ये हमारी कौन सी है? ये हमारी पूरी एक सर्टोली, ये हमने टीएस काटी, ये वाली हमारी सर्टोली सेल है। इसके अंदर जो आप देख रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया, ये है हमारी सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। ठीक, और ये है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया 2n होती है, डिप्लॉयड होती है। ठीक, स्पर्मेटोगोनिया। अब इस स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा? इसमें होगा मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत सारी स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगी, ये बहुत सारी स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगी। ठीक, फिर बहुत सारी स्पर्मेटोगोनिया जब बन जाएंगी तब इसके बाद में ये इसमें बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये भी 2n की होती है। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हमारा होता है रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन दैट इज मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट को कहा जाता है रिडक्शन डिवीजन। हमने आपको क्लास 11th में बताया था मियोसिस और माइटोसिस क्या होती है। तो यहाँ पे होगी हमारी मियोसिस और इसी को कहता है रिडक्शन, यानी आधा क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे 2n है, यानी कि यहाँ पे 46 है, 46 है। ठीक, यहाँ पे 44 जो हैं, जो 44 हैं वो ऑटोसोम हैं, और ये दो जो हमारे हैं ये हमारे एलोसोम हैं। इन्हीं को हम सेक्स क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं, इन्हीं को हम सेक्स क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हमारी मियोसिस फर्स्ट होगी, और जो मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है। तो जो यहाँ पे बनेगी वो इससे बन जाएंगी हेप्लॉइड, यहाँ पे 2 हेप्लॉइड बन जाएंगी। अब जो ये 2 हेप्लॉइड बनेंगी, इन हेप्लॉइड का नाम दिया गया, इन हेप्लॉइड का नाम दिया गया है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट। स्पर्म माने स्पर्म, साइट माने कोशिका, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी। अब जो ये हमारी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, जो ये हमारी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये हेप्लॉइड होती है। ठीक, इसमें मियोसिस फर्स्ट हो चुकी है, ये हेप्लॉइड होती है। अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में हमारा फिर से होगा मियोसिस सेकेंड, और मियोसिस सेकेंड एक प्रकार का माइटोसिस के जैसा होता है, माइटोसिस के जैसा, ये तो उसके जैसा है, माइटोसिस के जैसा होता है, इसलिए मियोसिस सेकेंड को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। यहाँ पे हर चीज इक्वल रहेगी, मियोसिस सेकेंड को कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन। यहाँ पे होगी हमारी मियोसिस सेकेंड,
मियोसिस सेकेंड होगी, या इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। अब यहाँ पे एक है तो इससे ये दो बन जाएंगे, ये दो बन जाएंगे, ठीक, ये इससे भी दो बन जाएंगे। अब यहाँ पे जो ये चार बनेंगे, जो ये यहाँ पे चार बनते हैं, इन चार को कहा जाता है स्पर्मेटिड। क्या कहा जाता है? स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड कहा जाता है। अब आप एक बार फिर से हमारे साथ में निकाल करो कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो हमारी टेस्टिस में होती है। टेस्टिस हमारे क्या है? टेस्टिस हमारे प्राइमरी गोनेड्स होते हैं, ठीक। कब स्टार्ट होती है? प्यूबर्टी के पर स्टार्ट होती है। प्यूबर्टी हमारी कब शुरू होती है? जब हम 10 से 11 साल के होते हैं, 10 से 11 साल के होते हैं, ठीक, तो उसे प्यूबर्टी कहते हैं। जब प्यूबर्टी आती है तब स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाती है और तब तक चलती है जब तक आप जिंदा रहते हो, ठीक, वो तब तक स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस चलती है। फिर हमने टेस्टिस लिया, टेस्टिस लेने के बाद में हमने उसका टीएस काटा, टीएस काटने के बाद में हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये पूरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, अंदर झांक के हमने देखा तो स्पर्मेटोगोनिया या इसी को जर्म सेल भी कहते हैं, और ये बड़ी वाली आकार जो है सर्टोली सेल हो गई, ठीक। अब जो ये हमारी स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ करेगी, ग्रोथ करने के बाद में आगे बनाएगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो इसमें गुणसूत्र या क्रोमोसोम होंगे 2n होंगे, 2n यानी 46 होंगे, 46 में 44 जो होंगे ये ऑटोसोम होंगे और XY जो है एलोसोम होंगे। ये 44 क्रोमोसोम जो है वो मेल और फीमेल दोनों में इक्वल होते हैं, केवल ये X Y डिफरेंस होते हैं। फिर बात आती है इसमें मियोसिस फर्स्ट होगी, मियोसिस फर्स्ट होगी, मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। मियोसिस फर्स्ट जब होगी तो इसका क्रोमोसोम नंबर इसका आधा हो जाएगा और यहाँ पे 2 हेप्लॉइड बन जाएंगे, यहाँ पे 2 हेप्लॉइड बन जाएंगे और इन हेप्लॉइड को कहा जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर हमारा हो गया मियोसिस सेकेंड, और जब ये हमारा मियोसिस सेकेंड होगा इसी को इक्वेशनल डिवीजन ईडी कहते हैं। इक्वेशन यानी कि यहाँ पे इक्वल रहेंगे, यहाँ पे जो हमारा गुणसूत्र है या क्रोमोसोम नंबर वो इक्वल होंगे, या हेप्लॉइड इससे 2 हेप्लॉइड बन जाएंगे, यहाँ पर भी 2 बन जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे 4 स्पर्मेटिड बन गए, 4 स्पर्मेटिड बन गए। आप इतना लिखो, पहले लिखो, आप इतना लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो। यहाँ पे 4 हमारे स्पर्मेटिड बन गए, ठीक। अब हम थोड़ा से यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं, यहाँ पे ऐसे इसको मिटा रहे हैं, यहाँ पे हमारे 4 स्पर्मेटिड बन गए हैं, ठीक। यहाँ पे लिख लो स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड। और जो हमारे स्पर्मेटिड होते हैं बेटा ये होते हैं नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल, ये गमन नहीं कर सकते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक। अब इनमें साइटोप्लाज्म जो है बहुत ज्यादा होता है, लेकिन स्पर्मेटिड को स्पर्म में कैसे बदला जाएगा? कैसे बदला जाएगा स्पर्मेटिड को स्पर्म में? कैसा बदला जाएगा? कहते हैं ना, जब तुम थोड़ा सा अपरिपक्व होते हो तो तुमको कुछ ना कुछ दिया जाता है, जैसे तुम परिपक्व हो जाओ, तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी आ जाए, तो यहाँ पे जो हमारी सर्टोली सेल है, जो सर्टोली सेल है ये रिलीज करती हैं बेटा, ये कुछ रिलीज करती हैं, और जो रिलीज करते हैं उसे कहा था स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर कौन रिलीज करेगा? सर्टोली सेल फैक्टर रिलीज करेंगी। जब हमारी सर्टोली सेल स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज करती हैं तो ये काम करेंगे स्पर्मेटिड के ऊपर और ये कन्वर्ट हो जाएंगे स्पर्म में, स्पर्म में, और स्पर्म को ही स्पर्मेटोजोआ कहा जाता है, स्पर्मेटोजोआ कहा जाता है, ठीक। स्पर्मेटोजोआ कहा जाता है। जो स्पर्म होते हैं ये होते हैं मोटाइल और इसमें साइटोप्लाज्म बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अब बात ये आती है कि यार ये ऐसे ही बहुत आसान नहीं होता है, ऐसे ही बहुत आसान नहीं होता, किसी का रूप पूरा बदलना है। तब बात ये जो हमारा स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना, पूरा शेप बदल देना, यहाँ पे बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म बहुत मोटा। अच्छा ये बताओ, जो बहुत मोटे लोग होंगे वो रेस में ज्यादा भाग लेंगे, या जो दुबले पतले लोग होंगे जो हेल्दी होंगे वो भाग लेंगे? तो आंसर आता है कि जो लोग दुबले पतले होंगे तो स्पर्मेटिड का बेटा साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है, तो स्पर्मेटिड का साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है, इसलिए इसके साइटोप्लाज्म में थोड़ी सी कमी आती है और स्पर्म जो स्पर्म होते हैं इसमें बहुत ज्यादा स्पीड से दौड़ सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मेटिड से स्पर्म के बनने की प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। इस प्रोसेस का नाम दिया जाता है
स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, या इसी को कहा जाता स्पर्मेटिलियोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पर्मेटिलियोसिस। और इसी प्रोसेस को कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस, मॉर्फोसिस, कायांतरण, इसके काया में बदल देना। इन ये तीनों शब्द हैं, ये इसके स्पर्मेटिड का स्पर्म में जब बदल जाता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिलियोसिस और मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण। अब आप इतना समझ चुके होंगे। ठीक, यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे 4 हैप्लॉइड स्पर्म बनते हैं, 4 हैप्लॉइड स्पर्म बनते हैं। ठीक, ये हमारे एक स्पर्म को बनाने की प्रोसेस है। अब बात ये आती है कि सर या भैया एक स्पर्म जो हमारा है वो कितने दिन में मैच्योर होता है? तो जो एक हमारा स्पर्म है वो 65 से 75 डेज, ठीक, 65 से 75 दिनों में एक स्पर्म मैच्योर होता है, एक स्पर्म मैच्योर होता है। ठीक, कितने दिनों में? 60 से 65 दिनों में एक स्पर्म मैच्योर होता है। ठीक, अब बात ये आती है कि जब हमारा स्पर्म बन जाएगा तो क्या इसी कंडीशन में रिलीज हो जाएगा? आंसर आता है नहीं, यहाँ ऐसा रिलीज नहीं होगा। ये जाएगा सर्टोली सेल में, ये यहाँ पे फिर जाएगा सर्टोली सेल में। सर्टोली सेल को एक हिसाब से मान लो ये माँ है, कहती है बेटा जब तुम अपरिपक्व थे तब तो हमने तुमको कुछ दिया, फिर तुम परिपक्व हुए, लेकिन अभी भी तुम युद्ध लड़ने नहीं जा सकते हो, फिर आओ हमारे पास, हमसे भोजन लो आके। ये फिर जाएंगे और ये फिर हमारे सर्टोली सेल, जैसे कि ये वाली हमारी सर्टोली सेल है, ये वाली सर्टोली सेल है, और ये जो हमारे स्पर्म है, ये वाले स्पर्म है, ये इससे आएंगे फूड लेंगे आके, इससे आएंगे, इससे फूड लेंगे, इससे न्यूट्रिशन ले रहे हैं, इससे न्यूट्रिशन ले रहे हैं। ठीक, इससे न्यूट्रिशन ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं। लेकिन बात आती है जब युद्ध होगा, यानी जब इजैकुलेशन होगा, जब इजैकुलेशन होगा, जब स्पर्म बाहर निकलेंगे, कहते हैं अम्मा अब हम जा रहे हैं, अम्मा अब हम जा रहे हैं। जब ये बाहर जाते हैं, जब ये सर्टोली सेल को छोड़ के बाहर जाते हैं तो एक प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस का नाम दिया जाता है स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन। कोई तुमसे पूछ ले स्पर्मिएशन कौन सी प्रोसेस है तो उसको ये ऐसे याद रखना, जब कोई अपना घर छोड़ के जाता है, जब कोई अपना घर छोड़ के जाता है तो उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। यानी कि जो हमारा स्पर्म होता है जब तक सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन ले रहा है तब तक स्पर्मिएशन नहीं कहेंगे। जैसे ही स्पर्मिएशन सर्टोली सेल को छोड़ता है और बाहर निकल आता है, बाहर जा रहा होता है, तो उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक, अब बात आती है स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है? स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, स्पर्मियोजेनेसिस, इसी को स्पर्मेटिलियोसिस कहते हैं, इसी को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और स्पर्मिएशन क्या है? जब कोई अपना घर छोड़ के बाहर चला जाता है, दैट इज स्पर्मिएशन। ठीक, स्पर्मिएशन। अब आप इतना लिखो पहले, अब आप इतना लिखो पहले, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, आप इतना लिख चुके हो। अब हम आपको बता देते हैं कि स्पर्मेटिड और स्पर्म कैसे बनता है। ये तो अलग बात है, हमने प्रोसेस बता दिया। अब हम आपको फिजिकली बताएंगे, दिखा के बताएंगे कैसे दिखता है स्पर्म, कैसे बनता है। ठीक, हाँ, कैसे बनता है। 8 जोड़ने से मकान बनता है, ऐसे ही स्पर्म बनेगा। अभी तुम देखना, ये पूरा है। हमने कैसा बताया था कि जो हमारा स्पर्मेटिड होता है वो नॉन मोटाइल होता है। कैसा होता है? नॉन मोटाइल होता है। ये हमारा क्या है? ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक, ये हमारी गोल्गी बॉडी है, ये हमारी गोल्गी बॉडी है। ठीक, और ये हमारा सेंट्रियोल है, ये हमारा सेंट्रियोल है, और ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, ये हमारे इसमें 2 सेंट्रियोल है, इसे कहते हैं सेंट्रियोल है। ठीक, और ये हमारा न्यूक्लियस है, ये इसी को केंद्रक कहते हैं। और ये हमारी गोल्गी बॉडी, गाल्जी काय, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी। और इसकी खोज कैमिलो गोल्गी ने की थी, कैमिलो गोल्गी ने की थी। ये हमारा स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड है। ठीक, अब स्पर्मेटिड से स्पर्म कैसे बना? ऐसे तीर बनाओ, ऐसे
से स्पर्म कैसे बना इसको समझो। जो ये हमारा गोल्गी बॉडी है ये बना देगा एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या होता है? टोपी ऑफ स्पर्म। एक्रोसोम का को कहा जाता है टोपी ऑफ स्पर्म। जो स्पर्म की टोपी है उसे कहा जाता है एक्रोसोम। ठीक, ये वाला एक्रोसोम है, ये क्या है? एक्रोसोम। ठीक, इसमें कुछ एंजाइम होते हैं जिसे लाइटिक एंजाइम कहते हैं। ये कौन बनाएगा? हमारा गोल्गी बॉडी बना देगा। ये इधर न्यूक्लियस है, इधर न्यूक्लियस आ जाएगा हमारा, इधर ये हमारा न्यूक्लियस आ गया। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा है ये इसकी नेक में आ जाएगा, नेक में, इसकी नेक में आ जाएगा। ठीक, तो ये आ गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये यहाँ पे हमारा आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। अब बात आती है सेंट्रियोल। तो इसमें ये 2 सेंट्रियोल थे। ठीक, 2 सेंट्रियोल यहाँ थे। एक सेंट्रियोल ने कहा तुम जाओ, हम ऐसे नहीं रहेंगे, हम तो अपना घर बनाएंगे। तो ये जो हमारा जिसमें 2 सेंट्रियोल है, ऊपर वाले सेंट्रियोल को कहा गया प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक, और नीचे वाले को कहा गया डिस्टल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल। तो जो हमारा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है ये तो यहीं आ गया, लेकिन डिस्टल सेंट्रियोल ने कहा कि देखो भैया तुम जाओ, हम तो अपना घर बनाएंगे, हम तो अपना शरीर बनाएंगे। तो जो स्पर्म की जो बॉडी पार्ट जो ये सब है इसको बनाया डिस्टल सेंट्रियोल ने। किसने बनाया? डिस्टल सेंट्रियोल ने पूरा इसका बेसल बॉडी बना दी। ठीक, ये बना दी। अब इस बना दी पूरी। और ये वाला रीजन है हमारा टेल। टेल इसी को कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट ये इसी से मूव करता है। और जो फिलामेंट है इसमें 9+2 का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। 9+2 का अरेंजमेंट। इसमें 9 जो होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। हम आपको बहुत बहुत डिटेल में बताएंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। ठीक, इसी से ये मूव करता है। जो हमारा स्पर्म होता है वो टेल से मूव करता है। ठीक, अब स्पर्म के पार्ट जान लो कौन कौन से होते हैं। इस वाले पार्ट को कहते हैं हेड। ठीक, इस वाले कहते हैं नेक। तो इस बीच वाले पार्ट को इस वाले को कहते हैं नेक, और इसे कहते हैं मिडिल पार्ट या मिडिल पार्ट, और ये इसे कहते हैं मिडिल पार्ट। ये वाला है हमारा टेल। तो स्पर्म के 3 भाग होते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि पावर हाउस ऑफ स्पर्म, स्पर्म का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो मिडिल पार्ट को। मिडिल पार्ट में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ये इसका मिडिल पार्ट होता है स्पर्म का। ठीक, हमारा स्पर्म किससे मूव करता है? तो हमारा टेल से मूव करता है। अब बात आती है कि जो हमारा एक्रोसोम है उसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। एक्रोसोम में हमारे कुछ एंजाइम पाए जाते हैं और उन एंजाइम को स्पर्म लाइसिन एंजाइम के नाम से जाना जाता है। अब आप यहाँ पे लिख लो उसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? एक्रोसोम एंजाइम, एक्रोसोम एंजाइम। ठीक, नंबर 1 पे पाया था हाइलू, लिखो हाइलुरोनिडेज, रोनिडेज। ठीक, नंबर 2 पे पाया जाता है जोना पेनिट्रेटिंग, जोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। और तीसरा होता है हमारा जोना लाइसिन। कौन सा? जोना लाइसिन। ठीक, और लाइसिन इसी को कहा जाता है एक्रोसिन। ये जो तीनों एंजाइम ऐसे ही नहीं होते हैं। जो हमारा ओवा होता है, ओवम होता है, जब उसको ये पॉपुलेट करने जाते हैं अर्थात फर्टिलाइज करने जाते हैं तो उसकी मेम्ब्रेन होती है। उस मेम्ब्रेन को ये तीनों एंजाइम मिलकर डाइजेस्ट कर देते हैं और डाइजेस्ट करने के बाद में स्पर्म का हेड अंदर एंटर कर जाता है। हेड में कौन सा रीजन जाता है? केवल उसमें न्यूक्लियस जाता है, बाकी का बाकी इसमें रह जाता है, बाकी का बाकी सब रह जाता है। ठीक, तो हमने पूरा आपको आज स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा दिया है और इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जो हम आपको आगे वाले लेक्चर में बताएंगे। अब आप एक बार फिर से रिकॉल कीजिएगा पूरी क्लास को कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है यानी शुक्राणुजनन है वो प्यूबर्टी के ऊपर 11 से 12 साल की उम्र में स्टार्ट होती है या 10 से 11 साल की उम्र में स्टार्ट होती है।
कौन स्टार्ट करवाता है? तो जो लीडिंग सेल होती है वो एंड्रोजन रिलीज कराती हैं, जो सर्टोली सेल होती है वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज कराती हैं, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को इंड्यूस करती हैं। ठीक, जो हमारी जर्मिनल एपिथेलियम थी या उसमें स्पर्मेटोगोनिया थी वो खा पी के वृद्धि करेगी, उसके बाद में उसमें वो बनाएगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होती है वो डिप्लॉयड होती है, फिर उसमें होता है हमारा मियोसिस फर्स्ट। जो हमारा मियोसिस फर्स्ट है इसी को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, और रिडक्शन डिवीजन होने के बाद में बन जाता है हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और रिडक्शन का मतलब होता है आधा। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो हमारा हेप्लॉयड होता है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हेप्लॉयड होता है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में हमारी मियोसिस सेकंड होती है, और मियोसिस सेकंड एक माइटोसिस की तरह होता है, इसी को कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन। ठीक, जो कि चार हेप्लॉयड हमारे स्पर्मेटिड बनते हैं। जो स्पर्मेटिड होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं और इसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है, लेकिन जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है तो उस प्रोसेस को स्पर्मेटिडियोसिस, स्पर्मियोजेनेसिस या मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। ठीक, स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बनता है तो साइटोप्लाज्म धीरे धीरे कम पड़ जाता है। क्यों कम पड़ जाता है? क्योंकि स्पर्म को बहुत तेजी से मूव करना होता है। क्यों मूव करना होता है? क्योंकि इसकी वाइबिलिटी बहुत कम होती है और ओवा को फर्टिलाइज करना होता है। ठीक, अब बात आती है कि जो हमारा स्पर्म है तो कैसे बना होगा? तो स्पर्मेटिड में हमारी गोल्गी बॉडी पाई जाती है, जो कि स्पर्म के हेड यानी कि एक्रोसोम बनाता है। ठीक, जो हमारा सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल दो होते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, दूसरा होता है डिस्टल सेंट्रियोल। जो हमारा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वो फर्टिलाइजेशन के समय ओवा में चला जाता है, जबकि जो हमारा डिस्टल सेंट्रियोल होता है वो हमारे स्पर्म के बेसल पार्ट को जो बेसल पार्ट है उसको बनाने का काम करता है। ठीक, बेसल पार्ट को बनाने का काम करता है। फिर बात होती है जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं वो स्पर्म को एनर्जी देती हैं। ठीक, और जो ये हमारा एक्रोसोम होता है उसमें हाइलोनोविडेस, जोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम और जोना लाइसिन एंजाइम पाए जाते हैं। जोना लाइसिन एंजाइम पाए जाते हैं। इन तीनों एंजाइम जो ये होते हैं ये हमारी ओवा की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने का काम या डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।